गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश त्रिवेदी आज आपको जो है वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में बताएंगे, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स। जैसा कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में ये पावर प्लांट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें जो है ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और ये ऊर्जा हमको स्पेशली जो है ये स्टीम के द्वारा, हाइड्रो के द्वारा और न्यूक्लियर पावर के द्वारा प्राप्त होती है। तो इन 3 टाइप के स्टेशंस पूरे वर्ल्ड में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें जो थर्मल पावर स्टेशन है या स्टीम पावर स्टेशन, दोनों एक ही चीज़ है। इसका हम जो है इसके बारे में पूरा जो है हम आज जो है आपको बताएंगे डिटेल में कि ये कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले ये है कि इन तीनों में फायदेमंद इस समय सबसे ज़्यादा क्या है, कौन सा स्टेशन हिंदुस्तान के लिए सुटेबल है। तो हिंदुस्तान में चूँकि कोयला बहुत याद पाया जाता है, जो बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मिर्ज़ापुर के बेल्ट में, तो हम इसको जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो इसके हमारे लिए हिंदुस्तान के प्रक्षेप में हम सबसे पहले जो है ये थर्मल पावर प्लांट स्टेशन ही लगाते हैं। लेकिन इसके प्रमुख फायदे जो हैं हिंदुस्तान के हिसाब से क्या है, हमारे यहाँ जो निम्नलिखित है। एडवांटेज ऑफ स्टीम पावर स्टेशंस या थर्मल पावर स्टेशंस के क्या फायदे हैं, जिसमें प्रमुख फायदा जो है पॉइंट नंबर 1 ये होता है कि जो फ्यूल है ये चूँकि किसी दूसरे देश से मंगाना नहीं पड़ता है, ये अपने यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो केवल इसका जो है लोकेशन के हिसाब से केवल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आती है, और इसके अलावा किसी तरह का इसमें कास्ट नहीं आती है। इस प्रकार यह चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट जो है ये हाइड्रो न्यूक्लियर की अपेक्षा इसका इंस्टॉलेशन कास्ट बहुत ही कम पड़ता है, कम लागत में ये बन जाता है। जबकि अन्य में जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक में और इसमें न्यूक्लियर में बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको हम वरीयता देते हैं। और तीसरा है इसे हम कहीं भी किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन जो फ्यूल है कोल है, जो रेल से रोड से आसानी से ये ढोया जा सकता है, ये उस जगह पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर ये विद्युत का उत्पादन होना है। अगला पॉइंट है इसके फायदे में, इसको लगाने के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। जबकि हाइड्रो में आपको बांध बनाना है तो किलोमीटर्स तक आपको बांध की लंबाई बनानी पड़ती है, ऊंचाई भी बड़ा अच्छी खासी बढ़ जाती है, जो एक जो है हाइड्रो बनाने में 20-20 साल लग जाते हैं, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एरिया भी ज़्यादा चाहिए इसको, क्योंकि वाटर को, पानी को रोकना है ऊंचाई पर और ज़्यादा मात्रा में, इसलिए ये एरिया ज़्यादा लेता है। उसी प्रकार न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चूँकि सेफ्टी फैक्टर हाईएस्ट रखना पड़ता है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका रेडिएशन के विकिरण का असर न पड़े,
तो इसलिए इसको भी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कासन की वजह से इसका भी एरिया काफ़ी फैल जाता है। इसलिए इन सब की तुलना में जो है थर्मल स्टेशन का जो है कुल एरिया काफ़ी कम जरूरत पड़ती है एरिया की, और ये आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। और लास्ट बिंदु है कास्ट ऑफ जनरेशन इज लेसर देन दैट ऑफ डीजल पावर स्टेशन। डीजल पावर स्टेशन की तुलना में इसकी जो उत्पादन लागत होती है पर यूनिट विद्युत की, वो कम होती है, ये कम होती है। इसलिए इन सब कारणों की वजह से हम थर्मल या स्टीम पावर स्टेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ इतनी अच्छाइयाँ हैं इसमें स्टीम पावर स्टेशन की, उसमें दो एक कमियाँ भी हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा इस पर कार्य भी हो रहा है इन कमियों को दूर करने के लिए। सबसे पहले कमी जो है इसमें क्या है, ये वातावरण को प्रदूषित करती है। वातावरण का प्रदूषण से मतलब ये है कि ये जो है स्मोक यानी धुआं और डस्ट और ऐश यानी राख, इन तीनों का ये उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो वायुमंडल में फैल जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, जो आसपास के जो भी लोग रहते हैं उनके सांस के साथ हवा में घुलकर उनके अंदर फेफड़ों में जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो आसपास के किलोमीटर्स के एरिया में जो भी फल फूल के वृक्ष होते हैं, वो सब भी इससे प्रभावित होते हैं, उनका उत्पादन प्रभावित हो जाता है, और जीव जंतु भी उस एरिया से काफ़ी दूर तक भाग जाते हैं, क्योंकि उनको भी ये इसका वातावरण रास नहीं आता है। तो इसको यद्यप रोकने के लिए कई उपाय किए जाते हैं कि ताकि कोई पार्टिकल्स हम हवा में न भेजें, लेकिन ये 100% इस पर नियंत्रण पाना नामुमकिन फिलहाल है। तो इसका एक बहुत बड़ा शॉर्ट कमिंग्स ये है। और दूसरा है इसका जो है उत्पादन लागत हाइड्रो की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, जबकि हाइड्रो का आज की तारीख में कम से कम कीमत जो है ₹1 पर यूनिट पड़ती है, जबकि थर्मल में यही जो जाकर जो है ₹5 ₹6 पर यूनिट तक आ जाती कॉस्ट। तो ये उसके तुलना में कॉस्टली पड़ता है। लेकिन फिर भी इसको इस कमियों को देखते हुए कम पूंजी से विद्युत उत्पादन थर्मल पावर स्टेशन से ही संभव है। एक थर्मल पावर स्टेशन में मेन एरिया जोन पार्ट्स जो प्रयोग किया जाता है व्यवस्था को सिस्टमेटिक रूप से चलाने के लिए, प्लांट को स्मूथ रनिंग के लिए, उसके लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार चलते हैं। सबसे पहले होता है कोल एंड ऐश हैंडलिंग अरेंजमेंट, कोयला और राख। क्योंकि चूँकि थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो यहाँ हर समय कम से कम 1-1 लाख टन कोयला जो है 15 दिन 20 दिन के लिए एडवांस में डंप रखना पड़ता है। इतनी बड़ी मात्रा कोयला को हैंडलिंग के लिए अलग अलग इक्विपमेंट और मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। यद्यप मैकेनाइज्ड हो गया है सिस्टम, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। और इसके साथ ही ऐश हैंडलिंग के लिए जो है, ऐश हैंडलिंग के लिए जो है क्या है कि इक्विपमेंट हम लोगों ने बनाए हैं। जो ऐश प्रोड्यूस होता है ये सामान्यतः जो है ये आपको जो है 10 से 15% ऑफ द कोल फायर्ड होता है।
ये उससे 10% तक कोल फायर्ड होता है। तो ये राख जो है ये एक हेडेक बनी हुई थी आज से 20 साल पहले, क्योंकि राख हम ले कहाँ जाएं। इसको गड्ढे में आसपास का आपने वो फिलिंग के लिए कार्य किया, उस पर प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो फिर भी उसको हैंडलिंग के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें ऐस मिक्स जो है सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो कुछ परसेंट इसमें ही खपत हो जाती है, लेकिन फिर भी इसको जो है इसको हैंडलिंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाती है। इसके लिए इसको ढोने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, ट्रॉलीज का इस तरह से सिस्टम बनाते हैं कि जहाँ से कोल आता है तो वहाँ से जिस ट्रॉली में कोल आता है उसी ट्रॉली में हम ऐस भर के बैग भेज देते हैं, और ये ऐस जो है वहाँ फिलिंग का भी कार्य कर देता है। यह कार्य जो है रोल और रेड दोनों द्वारा ही किया जा सकता है। अब स्टीम जनरेटिंग प्लांट्स के निम्नलिखित प्रमुख पार्ट्स हैं। मतलब इस जो स्टीम पैदा कैसे होगा, इसको स्टीम को पैदा करने के लिए हमें बॉयलर की जरूरत पड़ती है। जहाँ पानी को हम गर्म करते हैं वो भाप में बदलता है, वाष्प में, तो इसके लिए बॉयलर की जरूरत पड़ती है। ये बॉयलर्स की क्षमता जो होती है ये टन्स पर आवर में कोट की जाती है, टन्स पर आवर में कोट। इसके कई पार्ट्स होते हैं जो इसकी दक्षता को बढ़ाते हैं, जिसमें दूसरा पार्ट्स होता है इसका सुपर हीटर्स। बॉयलर जो है स्टीम को आपको भाप पे बदल देता है, लेकिन वाष्प में पानी के कण उसमें मौजूद रहते हैं जो टरबाइन को छत पहुंचाते हैं। और दूसरी चीज़ कि हीट कैरिंग कैपेसिटी, जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा स्टीम का, हीट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो हम इसको जो है सुपर हीट कर देते हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ऊपर 300 डिग्री 400 डिग्री तक ऊपर बढ़ा देते हैं, तब जाकर इसको हम जो है टरबाइन को फीड करते हैं और इसमें स्टीम जो है टोटली ड्राई हो जाती है। इसके बाद है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का प्रमुख कार्य है कि जो फ्लू गैस जो चिमनी से होते बाहर हवा में जाती है तो उसमें काफ़ी हीट रहती है। ये 200 डिग्री या 250 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म हवाएं जो है निकलती हैं, जो चिमनी से बाहर निकलती हैं। इसमें से कुछ हीट को रिकवर करने के लिए हम इकोनोमाइजर का प्रयोग करते हैं। तो इकोनोमाइजर में क्या है कि इसमें ट्यूब के अंदर जो बॉयलर को फीड वाटर देते हैं, फीड वाटर का टेम्परेचर जनरली जो है ये 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको जो है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको जो है जो पानी होता है इसको जो है हम इसको अंदर ट्यूब के अंदर पास करते हैं। इसके चारों तरफ जो है गर्म हवाएं चिमनी के थ्रू बाहर निकलती हैं, वो इसको हीट करती है। तो जो पानी होता है इसका टेम्परेचर जो है 96 डिग्री तक ये इससे हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे पानी का तो आपका ये जो पंप है फीड वाटर पंप, ये पंप कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है स्टीम में बदल जाएगा, ये रोटेट करता रह जाएगा। जबकि इनलेट पानी का टेम्परेचर जो है आपका जो है 30 डिग्री 40 डिग्री तक मिलता है। तो ये से सीधे जो है 95 डिग्री तक करीब पर पहुँच जाता है और इस प्रकार ये हीट को रिकवर कर लेता है, जो दक्षता बढ़ाने में कार्य करता है। और इसके बाद है एयर प्री हीटर्स। एयर प्री हीटर या एयर प्री हीटर बोलते हैं, लेकिन जनरली एयर प्री हीटर नाम होता है। क्या होता है कि बॉयलर में राख को कोल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की बल्क मात्रा की जरूरत पड़ती है। चूँकि हवा में जो है ऑक्सीजन मुश्किल से 20% उपलब्ध रहता है,
तो क्या होता है कि हमको जो है 5 गुना ऑक्सीजन से 5 गुना आयतन की हवा फेंकनी पड़ती है, उसमें उसको भेजना पड़ेगा, जो नेचुरल चिमनी के ड्राफ्ट के द्वारा संभव नहीं होता है। वो उसको नहीं खींच पाएगा उतना तेजी से हवा। इसके लिए क्या करते हैं कि हम जो है फैन लगा देते हैं, फैन लगाकर हवा को उसको डिलीवरी के रास्ते में जो है ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर गर्म हवा गुजरती है। ये जो होती है आपका एग्जॉस्ट गैस, इस गैस की हवा जो है उस ट्यूब के अंदर से गुजरती है, और ट्यूब्स के चारों तरफ जो फैन की हवा आती है जो नेचर से लेता है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री 20 डिग्री, जाड़े में तो 4-4 5-5 डिग्री तक हो जाता है। ये उसको अंदर फेंकता है, तो उससे ये हवा जो गर्म हो जाती है, और ये जो है अच्छी खासी टेम्परेचर में 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर तक हो जाती है। तो ये एक तो हवा को, एक तो ये एफिशिएंसी बढ़ाती है, और दूसरी चीज़ जलने के टाइम जो है इसको हवा को अपने गर्म करने के लिए ऊष्मा का शोषण नहीं करना पड़ता है। ये सीधे जाकर जो वहाँ पर जो है इसको जलाने में सहयोग करती है, और इस प्रकार जो है हमारी बर्निंग जो कोल की बहुत ही अच्छी होती है। अब ये इतनी चीज़ें मेन पार्ट्स जो आपको अभी मैंने बताया स्टीम पैदा करने के लिए, लेकिन ये स्टीम जो है इसको मैकेनिकल एनर्जी में कैसे बदलेंगे? पहले इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके हैं। पहले रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी चलते थे जो एब्सोल्यूट हो चुके हैं, इस समय उसको निकाल दिया गया है टेक्नोलॉजी से, अब यूज़ नहीं होता है कहीं भी। अब जो है इसको बदलने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी बदलने के लिए इसको जो है स्टीम टरबाइन का प्रयोग करते हैं। स्टीम टरबाइन ये क्या करती है कि इसमें जो है इसका पेरिफेरियल ब्लेड्स लगे रहते हैं इसमें, और स्टीम का इसमें धार मारी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, और ये इसका रोटर जो है घूमना शुरू कर देता है। तो जब ये घूमना शुरू करता है तो ये क्या करता है कि आपको जो एनर्जी रहती है भाप में, इसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और रोटर घूमता है उसका। स्टीम टरबाइन का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें कंटिन्यूअस टॉर्क पैदा होता है, कंटिन्यूअस, जबकि रेसिप्रोकेटिंग इंजन में कंटिन्यूअस टॉर्क नहीं पैदा होता है। तो ये टरबाइन्स जो हैं कि अपने आप में जो है ये तो ये टरबाइन जो है हमारी जो है, इस टरबाइन को हम जो है अल्टरनेटर क्या करता है, ये वैद्युतिक उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके रोटर को घुमाने के लिए काम जो है, ये टरबाइन को हम क्या करते हैं, इसको कपल्ड कर देते हैं इसके रोटर से अल्टरनेटर के, तो ये जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बाहर जो है कैरिड आउट करके इसको जो अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेकर दूर दूर जो है जहाँ भी इसके कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा। ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा इसको पहुँचा देते हैं, जिसके लिए कई तरह के ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और इसी के क्रम में आपको जो है जो बॉयलर का भी बताया डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फीड वाटर। तो ये फीड वाटर क्या होता है कि फीड वाटर मतलब कि वो पानी जो हम बॉयलर को देते हैं स्टीम बनाने के लिए, ये इसके गुणवत्ता से कंसर्न होता है, इसके गुणवत्ता से कंसर्न होता है। और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो हम स्टीम जो
टरबाइन एग्जॉस्ट निकालती है स्टीम, उसको कंडेंस करते हैं तो उसका पानी जो होता है वो प्योर होता है, वो उसमें किसी गुणवत्ता की कमी नहीं रहती है, उसमें कोई भी फॉरेन मटेरियल्स नहीं होता है, कोई गैस नहीं होती है। तो ये वाटर डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर लेते हैं, आपको ठंडा करके जो पानी के रूप में आ जाता है तो इसको जो हम फीड वाटर के रूप में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर रॉ वाटर को हमें प्रयोग करना पड़ा, कम पड़ जाता है, जनरली पानी कम पड़ जाता है क्योंकि वेपोरेशन के वजह से, वाष्पीकरण की वजह से पानी कम हो जाता है, तो रॉ वाटर को प्रयोग करने के पहले हम इसको ट्रीट करते हैं, इसको सॉफ्टनिंग करते हैं, इसको हार्डनेस को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये अंदर जाएगा रॉ वाटर का तो बॉयलर में स्केलिंग पैदा कर देगा। जब बॉयलर में स्केल पैदा कर देगा तो क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र की मात्रा बहुत धीरे धीरे कम होती जाएगी। अंत में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि स्केल इतनी मोटी हो जाती है, वह हाई टेम्परेचर होने की वजह से बॉयलर की ट्यूब फट जाती है, गल के फट जाती है। इसलिए इन सब को मेंटेन करने के लिए और बॉयलर का फीड वाटर का पीएच जो है भी हमको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि जो फीड वाटर हम उसको बॉयलर को देते हैं ये 9.5 पीएच से कम नहीं होना चाहिए, 9.5 पीएच से किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। जबकि बॉयलर के अंदर जो पानी रहता है ये 10.5 पीएच हमेशा मेंटेन रखते हैं। इसको मेंटेन रखने से क्या होता है कि ये कोई भी स्केल नहीं फॉर्मेशन होने पाता है और हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी जो हमेशा बढ़ी रहती है। अब इसके बाद है जो कूलिंग अरेंजमेंट क्या है कि हमारा जो है जो प्लांट की एफिशिएंसी दक्षता है वो एग्जॉस्ट जो निकल रहा है टरबाइन से, तो उसकी अधिक से अधिक एग्जॉस्ट के एनर्जी को हमें प्रयोग करना है और साथ ही में उस एग्जॉस्ट को पहले पानी में कन्वर्ट करके उसे ठंडा करना पड़ेगा, और जिस इक्विपमेंट के द्वारा उसे ठंडा करते हैं उसे कंडेंसर बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि एग्जॉस्ट बड़ी बड़ी ट्यूबों से निकल के आता है कंडेंसर में, और ऊपर से जो है पानी के जेट्स, ठंडे पानी के जेट्स उसमें गिरते हैं, या रेन और शावर टाइप का उसमें से पानी गिरता है बरसात की तरह से, और वो उसके कांटेक्ट में आने के बाद से वो पानी जो है आपका जो है वो ठंडा हो जाता है। और ये जो पानी ठंडा हो जाता है तो फिर इस पानी को हम दोबारा जो है इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको दोबारा कुछ पोर्शन इसका जो है फीड वाटर के रूप में यूज़ कर लेते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में पानी जोर से ज़्यादा निकलता है, जैसे शुगर प्लांट्स में क्या है कि जो वहाँ गन्ना पेरते हैं तो उसमें जो है आपका 70% 80% जो है पानी होता है गन्ने में, तो ये पानी जो है प्रोसेस में आते आते जो है ये पानी जो है ये कंडेंस कर देते हैं, ये मात्रा को बढ़ा देता है, तो टाइम टू टाइम वहाँ पर हमें पानी निकालना पड़ता है। जबकि थर्मल पावर स्टेशंस में कूलिंग अरेंजमेंट के लिए जो है कूलिंग टावर्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है। कूलिंग टावर्स होते हैं, स्प्रे जेट्स भी कहीं छोटा है प्लांट तो स्प्रे पॉइंट भी बनाए जाते हैं, इसको बनाकर हम जो है ठंडा करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसको जो है कूलिंग अरेंजमेंट करके इसको जो पानी का पुनः जो है प्रयोग कर देते हैं। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है, अब अगले नेक्स्ट टर्न में जो है आपको फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।